नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ रवीश। और आज हम बात करेंगे देश के एक बर्निंग टॉपिक पर, यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में। क्या यह नीति सही है? क्या इसके पीछे सरकार का कोई एजेंडा है? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध क्यों कर रही है? इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया, और उनसे हम बात करते हैं और परत दर परत खोलते हैं कि सरकार चाहती क्या है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। दीपक जी, क्या लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। सरकार की सीरियसनेस है या सरकार बस एजेंडा चला रही है? चुनाव आने वाले हैं, इसलिए एक नया कानून, विरोधी दल कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि 4 सालों तक, 4.5 सालों तक आपने कुछ किया नहीं, अब ये नया शिगुफा जनसंख्या नियंत्रण नीति। रवीश, ये जो जनसंख्या नीति है उत्तर प्रदेश में आई है। अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर अनुमान के हिसाब से माना जाए तो लगभग 24 करोड़ है। अब मैं आपको एक फिगर देता हूं। हमारे पास जमीन जो है वो दुनिया की 2% है, हमारे पास दुनिया का 4% पीने का पानी है, लेकिन हमारे पास अगर अकाउंटेड और अनअकाउंटेड दोनों जोड़ लिया जाए तो 20% आबादी है। अब बताइए, दुनिया का 2% पानी, दुनिया का 2% जमीन और 4% पानी के बाद अगर हमारे पास 20% आबादी होगी तो क्या होगा? ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में 15 अगस्त को पिछले साल बोला था कि भाई हमको जनसंख्या पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है नई जनसंख्या नीति लाकर, और जनसंख्या के लिए कानून बनाने की जो पहल उसने शुरू की है, विधि आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उसके हिसाब से आप इंसेंटिव देंगे। अगर एक बच्चा होता है तो आपको इतना प्रतिशत लाभ मिलेगा, 2 बच्चे होंगे इतने प्रतिशत लाभ मिलेगा, और 3 बच्चे होंगे तो फिर आप पंचायती राज चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे, चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। अन्य राज्यों में कई जगह पंचायती राज में डिस्क्वालीफाई किया गया है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ। आप पंचायती राज यानी पंच सरपंच के चुनाव में नहीं शामिल हो सकते अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। मुझे लगता है ये बेहद स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि भारत में जितने एक अनार 100 बीमार वाली हालत है, जितने हाथ और मुंह हम पैदा करते हैं एक साल के अंदर, हमारे यहाँ 1 मिनट के अंदर 60 बच्चों के आसपास पैदा होते हैं। 70,000 से ज़्यादा बच्चे एक दिन के अंदर पैदा होते हैं। ऐसे में ये ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए, और सबसे बेहतर चीज़ है कि इसको इंसेंटिव दे दिया जाए। ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है। और चूंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों का, इसीलिए उनको लगता है कि चूंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि नहीं, ये तो कुदरत की मर्जी है, कुदरत की मर्जी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसीलिए इस पर राजनीति हो रही है, वरना उत्तर प्रदेश का यह कदम बेहद स्वागत योग्य है। मेरा तो मानना है ये नीति पूरे देश में आनी चाहिए। दीपक जी, आप तो इतने दशकों से जो है राजनीति को कवर कर रहे हैं, और इंदिरा गांधी का एरा भी हमें याद आता है, उस समय भी कुछ इसी तरीके की पहल की गई थी। इतने साल लग रहे हैं और कॉमन कंसेंसस क्यों नहीं बन पाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में? क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो देश के लिए या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक साथ नहीं आ पाती एक प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि अब तो देखिए वो 75 की बात हो गई, अब 2021 चल रहा है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक फ्रंट पर क्यों नहीं आ पाती हैं? में इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अल्पसंख्यकों में एक बड़ा धड़ा ये मानता है, और खास तौर पर मुस्लिमों में, कि जो जनसंख्या नियंत्रण है ये कुदरत का कानून है, इस पर किसी तरह का कानून नहीं लाना चाहिए। आपने देखा होगा संजय गांधी ने जब नसबंदी की नई नीति लाई थी आपातकाल के टाइम, तो उनका किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा था। आपातकाल का वक्त था इसलिए विरोध नहीं हो पाया, लेकिन बाद में चूंकि वो इतना बड़ा बर्निंग टॉपिक हो गया था अल्पसंख्यकों के लिए कि लोग उसको हाथ लगाने से डरते थे, इसीलिए हमने देखा आपातकाल के बाद से आज तक 1977 से आज तक किसी भी तरह की कोई बड़ा कानून इस बारे में आया नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ठीक है, हमने अपनी बढ़ी हुई आबादी के चलते कई तरह के इंसेंटिव पाए हैं, जैसे बढ़ी हुई आबादी के चलते हमको कई जगह सफलताएं मिली हैं, लेकिन वो देश जो 1950 में 37 करोड़ का हो, आज जाकर 2021 में लगभग 150 करोड़ का हो जाए तो ये सोचने वाली बात होगी। मैं तो ये कहता हूँ रवेश, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, क्योंकि हमारे पास लगभग 120 करोड़ तो आधार कार्ड बने हुए हैं, और 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बिना आधार कार्ड के भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं। तो हमारी आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास हो जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है, बहुत बड़ा सुलगता हुआ सवाल है। दीपक जी, 2 चीज और हैं। एक तो जो हम जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात कर रहे हैं, ये है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, लेकिन जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उनका कहना है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं मोदी सरकार की भी बात करूं तो मोदी सरकार जो उनके अपने जो कॉमन एलाइज हैं
उनको भी कम्युनिकेट करना या उनको भी कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहती है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैंने आपको कहा नीतीश कुमार का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय है, इसीलिए वो इस तरह के प्रयासों से डरते हैं और इस तरह के इनिशिएटिव लेने में उनको लगता है कि कहीं मुझे नॉन सेक्युलर या भारतीय जनता पार्टी का कट्टर एलाई ना मान लिया जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जहां पर अगर हम एक पहलू के हिसाब से देखें तो जहां पर अशिक्षा है, अज्ञानता है, जहां पर समझ की कमी है, वहां पर ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई मजहब से भी लेना देना है। दोनों चीजों को जोड़कर देखा जाना चाहिए और अगर गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता को हम दूर करेंगे तो उससे निसंदेह आप देखिए पढ़े लिखे परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे बहुत कम लोग पैदा करते हैं आज की तारीख में। तो हमको ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। नीतीश कुमार की बात से मैं इनकार भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता दूर करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो कम बच्चे शायद पैदा हों, क्योंकि इसमें पुरुष की भी मर्जी होती है, महिला अल्टीमेटली अंतिम फैसला नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है पढ़ा लिखा परिवार होगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संसाधनों के एवरेज में हमारी सुविधाओं को देखा जाए तो अब जनसंख्या रोकना हमारे लिए मजबूरी बन गया है, और बहुत ऐसी मजबूरी जिसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कंट्रोल किया जा सके उतना बेहतर होगा। दीपक जी, इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है चाइना का, और नीतीश कुमार की बात से भी वो समझ में आता है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, उसके बाद 2 पे उसको कन्वर्ट कर दिया, एक डिस्पैरिटी आ जाती है, बड़ा लंबा गैप आ जाता है। क्या ये भी देखना होगा जब आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे और उसको लागू करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देखना होगा कि चाइना की जो सबसे बड़ी गलती थी उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी। भारत के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी है। उसमें माना जाता है कि घर जो है, परिवार है, संतुलन के साथ बढ़ता है। चाइना की सबसे बड़ी गलती वो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और उसका खामियाजा चाइना भुगत रहा है, क्योंकि आज चाइना में सबसे ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन है और भारत में सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन। तो अगर भारत 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर चलता है तो उस तरह का संतुलन जैसा चाइना में पैदा हो गया है वैसा भारत में पैदा नहीं होगा रवीश, और डाटा इसी की तरफ इशारा करता है। इसीलिए भारत 2 चाइल्ड पॉलिसी के आगे साथ बढ़ता है, हम दो हमारे दो, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए दीपक जी, आपका क्योंकि शो भी है देश की बहस, बस एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लूंगा। आपने डेटा की बात की, डेटा क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डेटा कह रहे हैं कि भारत में प्रजनन दर जो है वो घट रही है। साल 1992-93 यानी 92-93 में 3.4 से घटकर 2015-16 में 2.2 हो गई, लेकिन यूपी में ये 2.7 है। तो अगर ओवरऑल देश की देखा जाए तो प्रजनन दर घट रही है, सिर्फ यूपी की ओवरऑल कंट्री से अगर कंपेयर करें तो 2.7 है। बिल्कुल ऐसा है और आपने ठीक कहा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में संसाधनों का अगर उचित बंटवारा करना है तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। लगभग 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हम 2021 के आंकड़ों को देख के और जो हमारा प्रजनन प्रतिशत है, जिस अनुपात में हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उसको अगर देखें, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये बात लाना और जनसंख्या नीति लाना बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक जी, इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि कहीं ये 1 चाइल्ड पॉलिसी ना हो जाए, और वो कह रहे हैं हम भी विधि आयोग से बात करेंगे। तो कुछ जो माइंडसेट जिनका सेम रहता है गवर्नमेंट के साथ, योगी सरकार के साथ, उनमें भी विरोध के स्वर हैं। जी हाँ, होता है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि आप 1 चाइल्ड पॉलिसी मत लाइए, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाइए। जो गलती चाइना ने की है आप मत दोहराइए। इसीलिए उनका यह आग्रह है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, हम दो हमारे दो होने चाहिए, एक घर में आदर्श तौर पर एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए। और अगर विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। मेरा भी ये मानना है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी की जगह 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। वही जो जनसंख्या में आने वाले समय में असंतुलन हो जाता है उसको दूर कर सकती है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से टाइम निकाला और आपका शो भी स्टार्ट होने वाला देश की बहस। बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। तो आपने सुना दीपक चौरसिया, देश के बड़े पत्रकार, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण नीति जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रपोज्ड है, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और तमाम बातों को आपने सुना। ऐसे ही बड़े टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे दीपक चौरसिया से।